हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा हमने पढ़ लिया था। एक आउटलाइन पढ़ी एक तरह से, लास्ट में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ गट वॉल आपको बताई ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग जो पार्ट हैं उनमें क्या क्या समानताएँ और क्या क्या डिफरेंसेस है। हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम पे 3 ग्लैंड का जिक्र करेंगे। एक सलेवरी ग्लैंड है, दूसरी लिवर है और तीसरा पेंक्रियाज है। बहुत डिटेल में नहीं है आपके पास। एक समय था जब बड़ा डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ा करते थे। अब ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो इसलिए हम उसी के आसपास रहेंगे, लेकिन फिर भी उन लाइंस को, उन टॉपिक्स को कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहेंगे। ऐसी ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेशन में मदद करती हैं, ज़ाहिर है उनसे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर निकलती होगी जिससे डाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ मदद हो जाती होगी। तो सर उन्हीं को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो पहली बात आती है हमारे पास सलेवरी ग्लैंड को लेकर। सलेवरी ग्लैंड का मतलब हुआ, हिंदी में इसे हम कहें तो इसे कहते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि, अब हिंदी ज़्यादा नहीं आती टेक्निकली, लेकिन फिर भी जहाँ आ रही है मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश में हमारी बात समझ में आ रही है तो बहुत ही बेहतर है, हिंदी में है तो जितनी जल्दी इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएं उतना अच्छा है। पहली बात कि जो हमारी सलेवरी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। मुझे लगता है इस शब्द से आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि एक्सोक्राइन हम कहते किसको हैं। ऐसी कोई ग्लैंड जहाँ पर एक ग्लैंडुलर पार्ट हो और ग्लैंडुलर पार्ट के साथ वहाँ पर एक डक्ट हो, तो उसी को हम लोग नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड हमारी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो माउथ कैविटी में खुलती है। ग्लैंड कोई बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी में नहीं पाया जाता है। जैसे मैं आपको एक रफ आइडिया दूं और ये कहूँ कि जैसे मान लें ये हमारी जो है माउथ कैविटी है, हमने और कोई ओपनिंग इसमें शो नहीं करनी चाहिए, कहा ये हमारी माउथ कैविटी है। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो माउथ कैविटी में बाहर हैं, अलग अलग लोकेशन है सबकी दिस। लेकिन उसके बाद जब ये खुलने की बात आती है, डक्ट होनी चाहिए, तो खुलने के लिए यहाँ पर एक डक्ट होगी जो इसमें खुलेगी, यहाँ पर एक डक्ट होगी जो इसमें खुलेगी, यहाँ पर एक डक्ट होगी जो इसमें खुलेगी। यानी जितनी भी सलेवरी ग्लैंड्स हैं वो सभी आउटसाइड द माउथ कैविटी यानी बक्कल कैविटी में पाई जाती हैं, बट ओपन्स इन द माउथ कैविटी वाया डक्ट। तो 2 बात छोटी छोटी सी हो गई कि सलेवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरी बात कि ये माउथ कैविटी के बाहर पाई जाती है, लेकिन माउथ कैविटी में एक चिन्हित स्थान है, एक फिक्स्ड प्लेस है, उसी के आसपास कहीं खुलती है। अब चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो ह्यूमन से रिलेटेड है, हम जो बात करेंगे वो ह्यूमन में ही करेंगे, इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं। अपनी बात ये है कि सलेवरी ग्लैंड जो होती हैं हमारे पास वो 3 पेयर होती हैं, 3 जोड़ी, 3 प्रकार की कह सकते हैं, क्योंकि सलेवरी ग्लैंड जहाँ भी पाई जाती हैं हमेशा पेयर के फॉर्म में पाई जाती हैं, अनपेयर्ड नहीं होती। तो इसमें जो सबसे पहली सलेवरी ग्लैंड है इसका नाम है पैरोटिड सलेवरी ग्लैंड। हालांकि मैंने 3 जो प्रकार के सलेवरी ग्लैंड हैं तीनों को एक डायग्राम में शो किया है। एक पैरोटिड है, दूसरी सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर है और तीसरी का नाम सब लिंगुअल है। ये 3 प्रकार की हैं और कोशिश की थी डायग्राम बनाते वक्त कि जब हम पैरोटिड बनाएं तो अन्य दोनों की अपेक्षा इसका साइज़ बड़ा बनाएं, तो ऐसा हम कर भी पाए हैं। तो ये सलेवरी ग्लैंड एक ऐसी सलेवरी ग्लैंड है जो हमारे यहाँ लार्जेस्ट सलेवरी ग्लैंड है। मैं लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं कह रहा हूँ, सलेवरी ग्लैंड कह रहा हूँ। लार्जेस्ट ग्लैंड तो दुनिया जानती है लिवर है, तो वो बात तो नहीं कर रहे हैं। होता क्या है ना कि हम जब सुनते हैं तो कभी कभी 1-2 शब्द हम छोड़ देते हैं, और जैसे हम छोड़ देंगे सलेवरी तो बात बदल जाएगी। फिर दूसरी बात आती है कि सलेवरी ग्लैंड आपने ये तो कह दिया कि माउथ कैविटी के बाहर है, बट माउथ कैविटी में कहाँ पर है, तो इट इज़ प्रेजेंट। तो अगर अपने कान को ले लें आप, तो कान के नीचे और फ्रंट वाली जो जगह है इसका जंक्शन चेक करिए इस जगह पर, तो इट इज़ प्रेजेंट बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर।
तो हमने थोड़ा सा थोबड़े की फोटो बनाई है, दोनों तरफ बना के दिखाया है, थोड़ा नीचे और थोड़ा फ्रंट लेता हुआ जगह बनाई है, तो लोकेशन तय होती है कि पैरोटिड इज प्रेजेंट द बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर। फिर बात आती है, भाई आपने कहा था कि जितनी भी सर्विक ग्लैंड होंगी वो खुलेंगी बक्कल कैविटी में, तो बता के जाओ भाई बक्कल कैविटी में कहाँ खुलेगी। तो इट ओपन्स इन द माउथ कैविटी नियर अपर सेकेंड मोलर। जो यहाँ पे मोलर दांत पाया जाता है उसमें जो सेकेंड मोलर है उस सेकेंड मोलर के पास खुलती है। यस, ये जो सेकेंड मोलर है, यहाँ पर लास्ट में मोलर होता, ये इस जगह पे दिस अगर हम बात करें तो सर अपर जॉ में इधर 3 मोलर, इधर 3 मोलर, इधर 3 मोलर, इधर, तभी तो 12 हैं। तो मैंने ये आपको बताया। तो इट ओपन्स इन द माउथ कैविटी नियर अपर सेकेंड मोलर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। जो अपने साइड की तरफ है, अपनी साइड में इधर किधर, तो ये अपर सेकेंड मोलर में जाके खुल जाती है। अब एक बात और आती है, भाई खुलने के लिए कोई डक्ट चाहिए हमको, तो उस डक्ट का नाम कहलाता है स्टेनसन्स डक्ट। दिस इट इज़ नोन एज एन स्टेनसन्स डक्ट। तो सारी बातें हमने पूरी कर ली। फिर से बोल रहा हूँ, पैरोटिड हमारे यहाँ पर शरीर में सर सबसे बड़ी सर्विक ग्लैंड है। इट इज प्रेजेंट बिलो एंड फ्रंट ऑफ द ईयर। इट opens in the mouth cavity near upper second molar of corresponding side via Stenson's duct। डक्ट का नाम है। जाहिर बात है बड़ी है तो हमें ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सलाइवा यहीं से निकलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है सर। मैक्सिमम सलाइवा इससे नहीं निकलता, लेकिन अहम बात ज़रूर है कि इस जो पैरोटिड ग्लैंड है इसके सिक्रीशन में एक एंजाइम ज़रूर पाया जाता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ कैविटी। आप टाइलिन कह लें या सलेवरी एमाइलेज कह लें, दोनों बात ठीक है। हालांकि हम कहते तो हैं कि सलाइवा में एक एंजाइम होता है, लेकिन वो जो सलाइवा का एंजाइम है वो सिर्फ पैरोटिड के सिक्रीशन में ही पाया जाता है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है कि सर एक हमारे यहाँ बीमारी है जिसका नाम सर सबने सुना होगा, एंड दैट शुड बी नोन एज एन मम्स। हिंदी में इसको हम लोग गलसुआ कहते हैं, हिंदी क्या गांव की भाषा में कहते हैं। तो मम्स वायरल डिजीज है। इसका वायरस हमेशा पैरोटिड पर ही अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी जो पैरोटिड ग्लैंड है वो इन्फ्लेम कर जाती है, फूल सी जाती है। तो ये गल सुआ इसीलिए कहलाता है, गाल में सूजन है। तो सर ये ना होने पाए इसके लिए आपके यहाँ पर एक वैक्सीन लगाई जाती है, दैट इज MMR। इज ए ट्रिपल वैक्सीन। 3 बीमारियों से, तीनों वायरल डिजीज हैं, 3 बीमारियों से आपको एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, मम्स, मीजल्स और रूबियोला। ये 3 आपकी बीमारियां हैं। अब सामान्यतः मम्स वायरल डिजीज है तो जाहिर है ठीक अपने आप हो ही जाता होगा, हमारा जो अपना डिफेंस सिस्टम है उसे लड़ लेता है। लेकिन कभी कभी देखा जाता है जो मेल बच्चा है उनमें ये स्टेरिलिटी भी कॉज करता है, लेकिन लाखों में एक ये इसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है। तो बात पैरोटिड की पूरी हो गई। फिर से एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है, कान के नीचे और आगे पाई जाती है। बक्कल कैविटी में अपर सेकेंड मोलर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड खुलती है वाया स्टेनसन्स डक्ट। इनके सिक्रीशन में टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का डाइजेशन जो माउथ कैविटी में होता है उस पर एक्शन करता है। टाइलिन सलेवरी एमाइलेज कहलाता है, और जितने भी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं उन्हें हम ग्लाइकोसाइडेजेस भी कह सकते हैं। जनरल सा नाम है ग्लाइकोसाइडेजेस इसलिए क्योंकि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ते हैं। दीज आर ग्लाइकोसाइडेजेस। दिस
फिर एक अंतिम बात बताई कि कभी कभी एक वायरल डिजीज हो जाती है जिसका ताल्लुक पैरोटिड से है, दैट इज मम्स caused by rubeola virus and causes inflammation of parotid that excuse me, MMR एक वैक्सीन है जिस वैक्सीन से हमारे अंदर अगर लगा दी जाए तो दैट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट द मम्स वायरस। इसका सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन मेल बच्चों में नज़र आता है, कभी कभी ये स्टर्लिटी कॉज करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी सैलरी ग्लैंड की, दैट इज सब मैक्सिलरी कह लें या उसी को हम सब मैंडिबुलर कह दें, दोनों सही है, कहीं कोई ऐसा वो नहीं है कि आप एक प्रेफर करें। तो एक्चुअली क्या है, जो हमारी अपर जॉ है ये मैक्सिला और इधर मैक्सिला, यानी अपर जॉ जो होती है वो दो मैक्सिला से बनी है और लोअर जॉ सिर्फ एक मैंडिबल से बनी हुई है। लेकिन अगर हम लैटरल साइड से देखें तो ये हमारी अपर जॉ में मैक्सिला दिखाई दे रहा है, लोअर जॉ में आपके पास मैंडिबल है। तो कोई ऐसी जगह इमेजिन करिए कान के आगे वाले हिस्से में जहाँ पर ये आपको ऐसा लगता हो कि अपर जॉ लोअर जॉ दोनों मिल रहा होगा, नियर्स द जंक्शन, तो वो मैक्सिला का भी नीचे आ गया और मैंडिबल के भी नीचे आ गया। तो आप दोनों भाषा बोल सकते हैं, इट इज़ प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर जॉ या लोअर जॉ, या इट इज़ प्रेजेंट at the junction of maxilla and mandible, या it is present at the angle of jaw। जो जबड़े का एंगल होता है उस एंगल वाली जगह पर ये पाया जाता है। अब बात आई कि सर ये जो सबसे बड़ी तो है नहीं, लेकिन सर फिर भी सर सलाइवा में इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है, तकरीबन 70% सलाइवा यहीं से निकलता है। गफलत में मत आ जाइएगा, मैक्सिमम सलाइवा जो है वो पैरोटिड से नहीं निकलता है, वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर से ही निकलता है। ये अलग बात है कि इनके सिक्रीशन में डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, इनके सिक्रीशन में म्यूकस एंड सीरस कंटेंट होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब ये भी तो आपको जानना होगा कि भाई ये खुलती कहाँ है। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि भाई ये जो भी सैलिवरी ग्लैंड हैं ये सब के सब आपके माउथ कैविटी में ही खुलती हैं, माउथ कैविटी में खुलती हैं, लेकिन कौन सी जगह पर वही जाने। तो हमारे पास यहाँ पर थी तो ये ऐसे लोअर जॉ की तरफ से होती हुई आकर के लोअर सेंट्रल इंसाइजर के पास खुलती है। अब मैं चूंकि लैटरल व्यू में आपको अपने डायग्राम को दिखा रहा हूँ, इस व्यू में तो आपको मैं नीचे से ऐसे निकलता हुआ नजर करूंगा। यस, लुक दिस, एंड दिस डक्ट इज नोन एज वार्टन्स डक्ट। तो फिर से बात पूरी हो गई। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर जॉ या लोअर जॉ, या बोलें दैट इज एंगल ऑफ जॉ। दूसरी बात है कि सर इट कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सलाइवा। तीसरी बात, इट ओपन्स इन द बक्कल कैविटी, it opens in the buccal cavity near lower central incisor via Wharton's duct। कंफ्यूज मत हो, आपकी किताब में मात्र 3 लाइन इस टॉपिक के लिए लिखा है, मैं भी कह रहा हूँ वो 3 लाइन आनी चाहिए, लेकिन जब कम पढ़िए या कम देखिए तो याद नहीं रहता। लेकिन जब उसकी भूमिका पढ़ लीजिए, उसका रोल पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिए तो याद हो जाता है। ये लॉजिक है इस चीज़ का। जैसे संस्कृत अगर आपने पढ़ी है तो उसको अगर समझा नहीं है तो आपने वही पढ़ा होगा, 2 दिन बाद भूल गई। लेकिन अगर आपने समझ के पढ़ी है तो याद होगी। हमने बिना समझे पढ़ी थी क्लास 8 तक संस्कृत, हमें कुछ भी नहीं आती, जबकि संस्कृत में नंबर बहुत अच्छे आते थे। तो यही बात अगर हम वहाँ ये कोशिश कर रहे होते, समझ के पढ़े होते, तो आज शायद हमें सब कुछ याद होता, नहीं तो काफ़ी कुछ याद होता। तो इसलिए इसको लेंथ में मत समझिए कितना पढ़ना पड़ रहा है कि एनसीईआरटी से तो हम 3 लाइन पढ़ेंगे। वो 3 लाइन के लिए कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, जीवन भर भूलने नहीं देगा, चाहे आप साइंस छोड़ दें पढ़ना। सर तीसरा पॉइंट आता है आपके पास सब लिंगुअल। सब का मतलब दुनिया जानती है, नीचे होता है, किसके नीचे? लिंगुआ के नीचे, जबान के नीचे। तो जो भी हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड है उनमें सबसे छोटी सैलिवरी ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट। जैसे आपने पैरोटिड देखा ये लार्जेस्ट है, तो दिस वन इज द स्मॉलेस्ट। इट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द टंग, टंग के नीचे पर है। और फिर वही बात,
इट ओपन्स इन द बक्कल कैविटी नियर फ्रेनुलम। जो इस जगह पे खुलती, ये वाला हिस्सा जो है ये फ्रेनुलम है। हालांकि यहाँ कई सारी डक्ट होती हैं, लेकिन यू हैव टू लर्न ओनली वन, दैट्स ए डक्ट ऑफ रेवेनस। मैंने बढ़ा इससे नहीं रहा हूँ, हालांकि डक्ट ऑफ बर्थोलिन भी एक डक्ट है, लेकिन आप सिर्फ एक याद रखें। तो ये हमारी 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हुई। ये तीनों सैलिवरी ग्लैंड मिल करके टोटल सलाइवा निकालती हैं, जिसमें सिर्फ सलाइवरी एमाइलेज नहीं होता है, बल्कि और भी मिनरल्स पाए जाते हैं, लाइसोजाइम पाए जाते हैं, कुछ माइक्रोबियल एजेंट पाए जाते हैं, जिससे आपके माउथ कैविटी में डिफेंस बना रहता है। इसलिए इतनी जल्दी आपके माउथ कैविटी में इन्फेक्शन होता नहीं है, क्योंकि खाना जब हम खाते हैं तो उसके अंदर हो सकता है कुछ जर्म्स हों, हमारे हाथ में जर्म्स हों, पानी हम पीते हैं तो उसमें जर्म्स हों। तो कुदरत चाहता था कि सर उसी जगह पर माउथ कैविटी में उन जर्म्स को समाप्त किया जा सके, इसलिए इसका डाइजेस्टिव रोल के अलावा भी कुछ एंटी माइक्रोबियल रोल है। चूँकि हम आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड में इसे पढ़ा रहे हैं, तो आई एम गिविंग द नेम विद एग्जाम्पल ऑफ एन एंजाइम जो ये मदद करेगा डाइजेशन में। बाकी जब हम इसका रोल पढ़ेंगे, सलाइवा का रोल पढ़ेंगे डाइजेशन में, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे सलाइवा में क्या है और क्या इसका डाइजेस्टिव रोल है, इस बात पे भी महत्व जानेंगे। यस।